संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रखा हुआ है। 1,000 करोड़ क्लब में एंट्री की बात चल रही है। जनता के अंदर का एनिमल वांगा ने जगा दिया है। उसी समय एक छोटी सी फिल्म बहुत सारे क्रिटिक्स अवार्ड, इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड जीतने के बाद अब कुछ लोगों का दिल जीत रही है। कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मूवी कुछ सिनेमा घरों में ही रिलीज की गई है। आपको शायद इस मूवी के बारे में मालूम भी नहीं होगा क्योंकि जो भी पब्लिसिटी हुई है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही हुई है। इस फिल्म का नाम एनिमल तो नहीं है, लेकिन अगर एनिमल होता तो गलत नहीं होता। हमारे देश में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के जहर से भी एक और बदतर चीज है हमारे बिजनेसेस, हमारे सरकारों का ट्राइबल्स के प्रति जो बर्ताव है, उन्हें जानवर से भी बदतर ट्रीट करना, उनके हक, उनके जंगलों में घर, उनकी साधारण जिंदगियों का कुचलना। कुछ नया नहीं कह रहा हूं बाय द वे मैं यहां, और लोगों को ट्राइबल इश्यूज के बारे में कुछ नया सुनना भी नहीं है, कुछ नया जानना भी नहीं है। सब चंगा सी तो चल रहा है शहरों में। हां, अगर मैं अर्बन नक्सल कह दूं तो फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, देश खतरे में आ जाएगा आपका। लेकिन ऐसे असली नक्सल जो हैं वो बनते कैसे हैं, कहां से आते हैं, नक्सलों को मारा कैसे जा रहा है, पुलिस और नक्सल के इस घमासान के बीच में पिस्ता कौन है? एक आम आदिवासी। और यह कहानी जोराम की इसी एक आम आदिवासी के ऊपर बेस्ड है। इस पिक्चर में ना तो फाइट सीक्वेंसेस हैं, ना तो धमाकेदार डांसिंग है, ना ही कोई आइटम नंबर है, लेकिन उसको देखकर आप और ही शौक में आ जाओगे। ना बड़े बड़े सेट्स है, ना डायलॉग्स है, ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ना देश को बचाने वाले सीक्रेट एजेंट्स है, और जोराम में ना कोई हैंडपंप उखाड़ रहा है, ना ही बिजली के खंबे। लेकिन जोराम में फिर भी ये 500,000 करोड़ वाले जो पिक्चर है ना, उससे भी ज्यादा बूता है, दम है, क्योंकि ये सच्चाई का चमाटा आपको रसीद के मारता है। डायरेक्टर देवशीष मखीजा ने अपनी जान लगा दी है जोराम में। और अगर आपने 2008 में मखीजा की ही दूसरी पिक्चर भोंसले देखी हो तो आपको जोराम शायद बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी, क्योंकि उसमें भी एक्टर डायरेक्टर जो डुओ है मखीजा और मनोज बाजपेयी, उन्होंने जादू कर दिया था। और मनोज बाजपेयी को तो खैर इसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब इस बार अवार्ड अगर ना मिले जोराम के लिए तो वजह एक्टिंग नहीं होगी, हो सकता है मूवी का सब्जेक्ट हो, जो कि सरकार को शायद पसंद ना आए। क्या चीज है यार ये मनोज बाजपेयी। जोराम में तो उनके डायलॉग्स ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान जो टूटा हुआ है, अपनी बेबसी, अपने टूटे अरमान अपनी बॉडी लैंग्वेज से कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, वो आपको इस पिक्चर में दिख जाएगा। मास्टर क्लास इन एक्टिंग है अगर आप जोराम की बात करो। जोराम में मनोज बाजपेयी बनते हैं दसरू, एक आदिवासी जो कुछ टाइम के लिए नक्सलियों के साथ मिले थे, क्योंकि प्रगति स्टील नामक एक कंपनी झारखंड में जमीन लेकर वहां एक फैक्ट्री बनाना चाहती थी। आदिवासियों से जमीन किसी तरीके से नोचकर प्रगति स्टील को जमीन दिलवाने में दलाली कर रहा था वहां का एमएलए बाबूलाल कर्मा, उसका बेटा माडवी। अब जैसा कि अक्सर होता है रियल लाइफ में भी, नक्सलियों ने गांव में एक जनसभा की, मांडवी को उल्टा लटकाकर मार मारकर खत्म कर दिया, ताकि एक क्लियर वार्निंग जा पाए कंपनी को, एक मैसेज जा पाए कि यहां फिर से जमीन लेने की कोशिश मत करना, हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। इस पब्लिक फ्लॉगिंग में दसरू भी शामिल होता है। लेकिन यह सब देखने के बाद वो नक्सलियों के खून खराबे से दूर भागना चाहता है, और वो अपनी बीवी प्लेड बाय तनिष्ठा चैटर्जी, उसके साथ मुंबई चले आता है और एक दिहाड़ी मजदूर बन जाता है। घने जंगल से उजड़कर एक आदिवासी कंक्रीट जंगल में आ जाता है। और ये जो डाइकोटमी है ये साफ दिखती है इस पिक्चर में। जिस कील वाली लकड़ी से दुश्मनों पर पिटाई होती थी, उनकी पिटाई होती थी, अब वैसी ही कील वाली लकड़ी से, कंस्ट्रक्शन की जो लकड़ी होती है, वो घर लाया जाता है, उससे चूल्हा जलता है। डायरेक्टर देवशीष मखीजा सोशल, पॉलिटिकल और ट्राइबल मुद्दों को खूब समझते हैं, पहले भी इस पर वो फिल्म बना चुके हैं। और आयरनी भर भर के है जोराम में, तो एक सोशल कमेंट्री भी साइड में चल रही है। दसरू की जिंदगी तब फिर से पलट जाती है जब उसे मुंबई में पहचान लिया जाता है। हिज पास्ट कैचेस अप टू हिम। उसकी बीवी को मार डाल दिया जाता है और पुलिस अब इस नक्सल को पकड़ने में लग जाती है। दसरू अपने 3 महीने की बच्ची जोराम के साथ पुलिस से बचते बचाते किसी तरीके से झारखंड की तरफ फिर से जाता है, इस आशा में कि वो अपनी जान की भीख मांग सके, कि जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं उसके सामने वो हाथ जोड़ सके। लेकिन 6 साल बाद जब वो अपने गांव पर वापस आता है तो दसरू खुद ही पहचान नहीं पाता है अपने गांव को, क्योंकि प्रगति स्टील की प्रगति ने
सब खत्म कर दिया है वहां, पेड़ पौधे, यहां तक कि नदी। उधर दसरू को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर रत्नाकर को भेजती है। रत्नाकर ऑल्सो प्लेड ब्रिलियंटली बाय जीशान अयूब। पहले तो पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो झारखंड में पहुंचते हैं, इस इशू को समझते हैं, ट्राइबल डायनामिक्स को देखते हैं, तो वो खुद ही एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कि कैसे लोगों को एनिमल्स की तरह वहां रखा जा रहा है, उनको कितनी ब्रूटली ट्रीट किया जाता है। एक जगह तो वो देखते हैं, जीशान देखते हैं कि बच्चों को, अंडर एज बच्चों को जेल में ठूस के रखा है। क्यों? क्योंकि उनको बताया जाता है कि उनके पास बोज एंड एरोस थे, ट्राइबल बच्चों के पास बोज एंड एरोस थे, विच इज अ क्राइम। और उसके ऊपर उन्होंने सेक्शन 144 तोड़ा था, वही सेक्शन अनलॉफुल असेंबली वाला। 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो गए तो अरेस्ट हो जाएंगे पुलिस। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन पिछले 2 सालों में दिल्ली में सेक्शन 144 6000 बार लगाई गई है। जब दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का इस तरीके से मजाक बनता है, लॉ को इस तरीके से वेपनाइज किया जाता है, तो आप सोचो झारखंड में क्या चल रहा हो। फूलो, प्लेड बाय स्मिता तांबे, अपने मरे हुए बेटे का बदला लेना चाहती है। वो दसरू माने मनोज बाजपेयी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझती है। उधर मनोज माने दसरू अपनी बच्ची के लिए जीना चाहता है, भीख मांगने को तैयार है अपनी जिंदगी के लिए। वो टूटा हुआ इंसान है, वो रिवोल्ट क्रांति नहीं ला रहा है, वो सिर्फ भीख मांगने गया है। उधर इंस्पेक्टर रत्नाकर अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, और इन्हीं कैरेक्टर्स के बीच में आपको एक सोशल कमेंट्री दिखती है। पूंजीपति जो विकास के नाम पर जंगल और जिंदगी उजाड़ने को तैयार है, नक्सली जो बंदूक के नोक पर हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, खून खराबा करना चाहते हैं, पुलिस जो कभी इसकी सुनती है तो कभी उसकी सुनती है, और बीच में पिसने वाला दसरू जैसा ट्राइबल। नक्सल्स बोले भाई पुलिस इन्फॉर्मर हो तुम, और मार दिया जाता है। पुलिस बोले कि तुम नक्सल सिंपैथाइजर हो, अंदर डाल दिया जाता है। देखिए ये फिल्म सबके लिए नहीं है, ये डिस्ट्रेसिंग मूवी है, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव मूवी है। और ये रिव्यू भी कितने ही लोग देखेंगे मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि देबशीष मखीजा जैसे पागल डायरेक्टर्स होना जरूरी है हमारे देश में। इतने पागल कि वो ट्राइबल्स को लेकर मूवी बनाने की कोशिश करे। और मनोज बाजपेयी के लिए तो फुल रिस्पेक्ट है भाई, उसको भी मालूम होगा ये पिक्चर चलने वाली नहीं है हॉल में, लेकिन फिर भी किया। रैम्पेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर मूवी बनाओगे तुम, हैं? सोशल मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हो आज के डेट में, जहां किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। और आपको अगर आंसू पसंद नहीं है तो यह मूवी मत देखना, रियलिस्टिक सिनेमा नहीं पसंद है तो जोराम मत देखना। अगर आप नेपो बेबीज के हरकतों से खुश हो तो भैया आर्चीज देखो, इस तरफ मत आना। और अगर आपको लगता है कि इस देश में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, यह पिक्चर एकदम मत छूना। जोराम उन लोगों के लिए है जिनके पास महसूस करने के लिए एक दिल है, एक कॉन्शियंस है, जो जानते हैं कि नक्सलिज्म में पिस्ता असल में कौन है। जोराम उनके लिए है जो क्लाइमैक्स नहीं डिमांड कर रहे हैं, जो रियलिज्म चाहते हैं मूवीज में। जोराम में शायद एक ऐसा सीन आपको नहीं मिलेगा जो रियल लाइफ से प्रेरित ना हो या रियल लाइफ में हुआ ना हो। और ना ही डायरेक्टर देबशीष मखीजा हमें कोई क्लाइमैक्स या कोई सोल्यूशन देना भी चाहते हैं लगता है, क्योंकि किसी चीज का कोई क्लोजर नहीं होता है, किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर घोड़े में टपक 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 करके नहीं आता है। पिक्चर एक क्लिफ पर ही आपको छोड़ देता है। लेकिन हां, यह बात है कि पिक्चर खत्म होने के बाद मैं तो पिछले 24 घंटों से उसी के बारे में सोच रहा हूं, तो यह आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। 2 साल पहले हमने एक एपिसोड बनाया था देशभक्त पे, जय भीम वर्सेस सूर्यवंशी, और हमने पूछा था आपसे कि भाई कब होगा कि बॉलीवुड भी जय भीम की तरह लो बजट बट मीनिंगफुल इंपैक्टफुल सिनेमा बना पाएगी। जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम मूवीज में कोई बड़ी चीज नहीं होती है, हर साल देखने को मिलता है। इस साल की अगर हम बात करें तो साउथ में आपको फिर से बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज आपको देखने को मिलेगी। चिट्टा, एक्टर सिद्धार्थ वाली पिक्चर जिसको उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। एक ऐसा बंदा सिद्धार्थ जिसने आज तक अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बहुत सफर किया है, बहुत ट्रोलिंग और बहुत सारी कमर्शियल डील्स भी उनके हाथ से गई है, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एक्टर सिद्धार्थ ने। और यह पिक्चर डिटेल करती है एक अंकल और नीस के रिलेशनशिप को, और तब क्या होता है जब फैमिली में एक खबर आती है ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेकर यह पिक्चर बनाई गई है। जिगर थांडा XX एक थ्रिलर है, एक सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री है, वेरी एजी मूवी, वेरी वेल मेड। और हाय नाना, एक फादर एंड डॉटर के बॉन्ड को लेकर पिक्चर बनाई गई है। इन पिक्चर्स के बारे में अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस ने बहुत अच्छा रिव्यू किया हुआ है। और ये पिक्चर्स आप मेरे ख्याल से अब तो सोशल मीडिया OTT पर भी देख सकते हो, तो डू चेक इट आउट अगर आपको मीनिंगफुल सिनेमा की अगर आप
बात कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड में मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि इस साल इस डायरेक्शन में तो कुछ दिखने को मिला। आप कटहल ले लीजिए, सिर्फ एक ही बंदा काफी है, ओ माय गॉड 2, खुफिया, 12th फेल, और अब जोराम। ये पिक्चर वो वाली पिक्चरें हैं जो आपको थोड़ा तो सोचने पर मजबूर करती है, थोड़ा तो सोशल मैसेजिंग देने की कोशिश करती है, लेकिन अभी बॉलीवुड को बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है भाई, आप पठान बनाओ, जवान बनाओ, टाइगर बनाओ, एनिमल बनाओ, गदर बनाओ, सब पिक्चर मैंने भी देखी हैं, कुछ मैंने भी इंजॉय की हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम इंडस्ट्री से आप थोड़ा तो इंस्पिरेशन लो, जहां एक पैरेलल सिनेमा भी चलती है, जहां एक्टिंग, रियलिज्म, सोशल इश्यूज ये ज्यादा मैटर करती है। नहीं तो फिर वही सीन हो जाएगा कि भैया सब कुछ बॉक्स ऑफिस के ऊपर है, ना आपके पास कोई सोल है, ना कोई दिल है, आपकी सिनेमा सिर्फ नोट कमाने के लिए बनती है। तो ऐसा ना हो, और ऐसे पिक्चरों को आप भी इंकरेज करो। तो जो अच्छी मूवीज बनी है 2023 में, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं देख रही हैं, जो सिनेमा, रियलिज्म, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी लाइन वो देख रही हैं, सोशल मैसेजिंग, उनको भी जरूर देखने की कोशिश करिएगा। और ये सारी पिक्चरें अब तो धीरे धीरे ओटीटी पर भी आ रही होंगी, तो उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि देवशीष मखीजा जैसे डायरेक्टर्स हो या मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स हो, भाई उनको भी तो अपनी जगह जरूर मिलनी चाहिए, उनको भी तो रिकग्निशन जरूर मिलनी चाहिए।